हाँ जी सर, वेलकम जी, वेलकम बैक। अगर तुम लोग देखते जा रहे हो तो, और अगर तुम लोग ने वीडियो को यहीं से ही चालू किया है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं। माय नेम इज CACS नमितपति एंड आई एम टेकिंग अप 6 PYQs इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। रैपिड क्वेश्चंस, फटाफट फटाफट समझ के इट विल हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। देख, इस पेपर का, इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर कुछ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस है। A person with mediocre content but great confidence pass, but a person with not a lot of confidence, very bad confidence but great content. So confidence is key, and one of the elements to build your confidence is always and always the IQ. पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अपन ने इतना तो प्रिपेयर कर लिया है। और ये बात तो सब जानते हैं, ट्रेंड्स रिपीट, इंस्टीट्यूट्स रिपीट, सब कुछ रिपीट होता है। तो अगर तुम ये समझ पा रहे हो, तो तुम तुम्हारे पेपर को भी समझ पाओगे, इसका श्योरेंस है। और इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आने वाला है, एंड विच इज व्हाट आई एम हेल्पिंग यू बिल्ड ओवर हियर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, टाइटल समझ में आ रहा हो, तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन कीप watching the rest of the videos that coming. अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन लोग सीरीज में चालू कर रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब है ना, यूजुअली सब लोग इसे छोड़ के जाते हैं, मैंने भी अपने एग्जाम छोड़ के गया था, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, पेपर के क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। हो गए तुम्हें थोड़ा सा फील और अंदाजा अभी अभी आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड। अगर ये नहीं था तो क्या मिस आउट, ये मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर प्रोग्रेस। एंड अगर तुम्हें लगता है कि है ना, यहाँ पे ना चैप्टर थोड़ा और डेप्थ में समझना है पर फटाफट समझना है, आई विल मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर इफ द वीडियो क्रॉसेस ओनली एंड ओनली 100 लाइक्स। मेरा चैनल बहुत छोटा है, बहुत नया है, इसलिए सिर्फ 100 लाइक्स एंड वी विल मेक अ स्पेशल वीडियो ओनली फॉर कॉस्ट अकाउंट, ताकि तुम्हें टॉपिक छोड़ के ना जाना पड़े। एंड you make sure you cross your 100 marks का पेपर पूरा का पूरा, ताकि आ जाते हैं अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, 6 अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चंस आए हैं, और इन 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन ने कवर किया है। तो लेट्स बिगिन। देख क्या बोला हुआ है, एसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी showed a net profit of 5,40,400 as per their cost accounts and for the year ended 31st of March 2020 2004. However, the financial books for the same disclosed a net profit of 2,60,500. The following information was revealed as a scrutiny of the figures of both the set. अपने को प्रॉफिट्स दिए हुए, एडजस्टमेंट्स दिए हुए, और लास्ट में ना देख क्या बोला हुआ है, prepare a reconciliation statement taking profit as per cost accounts as base and state when the reconciliation of cost and financial accounts is not required. ये थियरी है, थियरी को अपन लोग बाद में देखेंगे। अब अपन लोग यहाँ पे ना सारे के सारे एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। मान ले ये तुम्हारी कॉस्ट बुक्स है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल बुक्स है, क्योंकि ये दोनों की बुक्स के रूल्स में डिफरेंस है, दोनों के तरीके में डिफरेंस है, तो यहाँ पे अपने पास इम्बैलेंस आ जाता है। अपन को इम्बैलेंस को रिकंसाइल करना है। अब सोल्यूशन इसमें अलग से इसलिए नहीं लिखा है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तुम फॉर्मेट में अपना सोल्यूशन ड्रॉ कर सकते हो। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स बोला है बेस लेने को, तो अपन ने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स ले लिया है। और अब है ना एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या बोला हुआ है। सबसे पहला, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब के लिए एक क्विक टिप याद रखना, अगर अंडर एब्जॉर्ब बोला है तो माइनस कर देना, अंडर इज माइनस, ओवर इज प्लस। क्यों, ये भी समझ लो, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन कब होएगा। मान लो ये तुम्हारी कॉस्ट बुक्स है और ये तुम्हारी फाइनेंशियल बुक्स है, यहाँ पे तुमने 1 लाख कॉस्ट लिखा और यहाँ पे तुमने 80,000 ही लिखा, तो फाइनेंशियल बुक्स में जो रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो इनकर्ड का नंबर है। फाइनेंशियल बुक्स में इनकर्ड लिखते हैं, कॉस्ट बुक्स में रिकवर्ड लिखते हैं। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कब हुआ, इनकर ज्यादा रिकवर्ड कम, खर्चा ज्यादा हो गया, रिकवर कम हुआ, खर्चा ज्यादा रिकवर कम। जब ये सिचुएशन आती है तब अंडर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन समझ, तुमने ज्यादा खर्चा कहाँ लिखा है, ये तुम्हारी कॉस्ट बुक्स, ये तुम्हारी फाइनेंशियल बुक्स,
कॉस्ट बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स, कॉस्ट बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स। अब कॉस्ट बुक्स में लिखा है खर्चा ज्यादा है, फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा ज्यादा लिखा है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया है। तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट क्या करेंगे, कम कर देंगे टू मैच। हमेशा ध्यान रखना एंड गोल क्या है, वो दोनों बुक्स को मैच करना है। तो ये तुम्हारी कॉस्ट बुक्स, ये तुम्हारी फाइनेंशियल बुक्स। यहाँ पे फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा ज्यादा लिखा है, तो फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम माइनस। अब है ना नेक्स्ट आइटम देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एब्जॉर्ब। एडमिन एक्सपेंसेस ओवर एब्जॉर्ब कर लिया, अगर अंडर एब्जॉर्ब माइनस कर रहे हो, ओवर एब्जॉर्ब क्या होगा बॉस, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक बोरोइंग्स। अब इंटरेस्ट एज अ कॉस्ट इज नॉट अलाउड इन योर कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट बुक्स में अलाउड ही नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में है। और ये तुमने भरा है, बैंक से बोरो किया, इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट। ये तुमने फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है कॉस्ट, कॉस्ट बुक्स में लिखा ही नहीं है। तो क्योंकि तुमने फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है, तो फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया, तो अब कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट भी कम कर रहे हैं, के लिए माइनस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। अरे इंटरेस्ट अगर है ना देना अलाउड नहीं है कॉस्ट बुक्स में, तो लेना भी अलाउड नहीं है। तो ये कहाँ लिखा होगा, ये लिखा है फाइनेंशियल बुक्स में। ये वाला इंटरेस्ट मिला है, तो इट इज अ रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट क्योंकि मिला है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया, तो कॉस्ट बुक्स का बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से प्लस। नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमाइज चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसको स्टार मार्क करके। नोशनल रेंट कहाँ लिखा जाता है, फाइनेंशियल बुक्स में अलाउड नहीं है, नोशनल्स अलाउड नहीं होते, फाइनेंशियल बुक्स में सिर्फ एक्चुअल्स अलाउ होते हैं। तो नोशनल रेंट कहाँ लिखा है, कॉस्ट बुक्स में। इट इज अ कॉस्ट, तो इसकी वजह से कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया। तो अब मैच करना है फाइनेंशियल बुक से, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करें। तो ये ऐड हो गया। लॉसेज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये लॉस है, ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट का लॉस है, फाइनेंशियल बुक्स में अलाउड है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया। तो अब कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट क्या करेंगे, कम कर देंगे, दिस विल बी माइनस। डोनेशन और सब्सक्रिप्शन लिखना अलाउड नहीं है कॉस्ट बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स में लिखा है, तो फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे, इन द कॉस्ट अकाउंट, बहुत जरूरी है समझना। तुम कोई भी टाइप का स्टॉक देख रहे हो, ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो इट हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ता है। अब ये बात चल रही है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। और ये ओवर वैल्यू हो गया है, कहाँ पे ओवर वैल्यू हुआ है, कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक्स में तुमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, ज्यादा लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट बुक्स में। तो अब प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा टू मैच विद द फाइनेंशियल बुक्स, के लिए माइनस कर रहे हैं। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल बुक्स में सॉरी, फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट में लिखा है स्टोर्स एडजस्टमेंट, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट बढ़ा देंगे, ये प्लस हो गया। डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज का मतलब है डेप्रीसिएशन ज्यादा लिख दिया है, खर्चा ज्यादा लिखा है कॉस्ट बुक्स में, क्योंकि खर्चा ज्यादा लिखा है, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल बुक से मैच करना है, तो ऐड कर देंगे। और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, ये प्रोविजंस, कोई भी टाइप का इनकम टैक्स, बैड डेट्स, ये वो जो भी प्रोविजंस है, ये कहाँ लिखे होते हैं, ये लिखे होते हैं फाइनेंशियल बुक्स में। तो फाइनेंशियल बुक्स में डेबिट साइड पे लिखने की वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। और ये सारे एडजस्टमेंट देने के बाद तुम्हें आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। और ये आ गया अपना आंसर, एक बहुत सिंपल है, इसको और थरोली करना है, तो मेरी फॉर्मूला बुक डाउनलोड कर लो। इट इज अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे अवेलेबल है। वहां पे ना मैंने सारे सारे कॉमन एडजस्टमेंट सारे के सारे लिख दिए हैं, वहां से और एक बार रिवाइज कर सकते हो। अच्छा फॉर्मूला बुक से रिवीजन नहीं करना है, तो एक काम कर लेना यार, मेरा स्पॉटिफाई फॉलो कर ले। जस्ट गो टू स्पॉटिफाई एंड सर्च फॉर, स्पॉटिफाई पे जाओ, सर्च फॉर कॉस्टिंग ऑडियो बुक्स।
कॉस्टिंग ऑडियो बुक्स मिलेगी तुम्हें वहां पे। चैप्टर वाइज पूरा का पूरा ऑडियो बुक बना के रख दिया है मैंने। वहां जाओ, डाउनलोड करो, डाउनलोड मत करो, सिर्फ स्लो प्ले करो, और सब कुछ चलते चलते घूमते सोते जागते अपने आप तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा काम मेरी जुबानी, अपने आप हो जाएगा सारी की सारी कहानी। चल, अब ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख क्या बोला हुआ है। कंस्ट्रक्ट जर्नल एंट्रीज नवंबर 2023। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 सी, देख क्या बोला है। कंस्ट्रक्ट जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सिचुएशन अज्यूमिंग दैट, ओ एक मिनट, सॉरी माय बैड, ये वाला तो किया ही नहीं। ये लोग पूछ रहे स्टेट व्हेन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। जब कॉस्ट ऑफ साथ में, तब रिको नहीं चाहिए। ये कब होगा? ये कब होगा? जब तुम लोग नॉन इंटीग्रेटेड नहीं इंटीग्रेटेड बुक्स बनाओगे तब। अगर नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स है तो कॉस्ट अलग, फाइनेंशियल अलग, दो अलग बुक्स, दो अलग प्रॉफिट, रिको लगेगा ही लगेगा। बट अगर तुम फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक्स मर्ज करके बना रहे हो, मतलब अगर तुम इंटीग्रेटेड बुक्स बना रहे हो तो एक ही प्रॉफिट है, एक ही प्रॉफिट बनेगा तो किससे रिकंसिलिएट करोगे? आ रहा है। तो when is the reconciliation not required? If the books are integrated, then reconciliation not required. आ जाओ नेक्स्ट वाला कर। तो अपने को यहाँ पे देख क्या बोला हुआ है। जर्नल एंट्रीज पूछा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन अज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड बुक्स के हिसाब से बनाना है। तो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में डिफरेंस क्या है? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में जीएलए बनता है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में जीएलए नहीं बनता। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में सारे के सारे रियल, पर्सनल, नॉमिनल जितने भी अकाउंट्स है सबका रेफरेंस होगा। तो देख कैसे बनेगा यहाँ पे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देख तुम लोग जनरली एंट्री क्या पास करते हो? परचेजेस टू बैंक। बट अब तुम्हारे पास परचेज के लिए ना एक सेपरेट अकाउंट है। सेपरेट अकाउंट कौन सा है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सारी की सारी एंट्रीज वहां पे स्टोर्स लेजर में जाएगी मटेरियल रिलेटेड। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और उसके बाद है ना आ जाएगा तुम लोग का पर्सनल या कैश बैंक। मतलब एंट्री क्या होती? परचेज टू बैंक या क्रेडिटर्स। अब ये परचेज मैनेज करने के लिए अपने पास क्या है? स्टोर्स अकाउंट। पर बैंक और क्रेडिटर्स में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू कैश बैंक और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? कैश बैंक और टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कोई भी अकाउंट। तो बताया नहीं है अपने को कैश में खरीदा है या क्रेडिट पे। फिर डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। हमेशा ध्यान रखना तुम नॉन इंटीग्रेटेड कर रहे हो या इंटीग्रेटेड कर रहे हो, एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज योर डब्ल्यूआईपी अकाउंट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अपन डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल अकाउंट से निकाल के डब्ल्यूआईपी में डाल रहे हैं। तो अगर डब्ल्यूआईपी में डाल रहे हैं तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट, ओ सॉरी माय बैड, वेटेज लिख दिया है, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा। ये मटेरियल आया कहां से? स्टोर्स अकाउंट में पड़ा था ना। एवरीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल इज स्टोर्स। तो स्टोर्स अकाउंट में पड़ा था, अपन ने वहां से निकाला, डब्ल्यूआईपी में डाल दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स। समझ में आया? थर्ड वाला, wages charged to production. Wages charged to production. Again, as I said, your WIP account is the production account. Anything and everything related to production is WIP. तो अपन ने wages account से wages निकाला और डाल दिया WIP में। एंट्री क्या बनेगा? WIP account डेबिट, क्योंकि जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? wages account से। तो एंट्री क्या होगी? WIP टू wages। और finally, the fourth entry, manufacturing overheads charged to production. As I said twice, anything related to production कहाँ जाएगा? It will go to the WIP account. तो अब अपन ओवरहेड्स को ओवरहेड्स अकाउंट से निकाल के WIP में डाल रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। ये हो गई तुम्हारी फोर्थ। अगर तुम्हें इसकी सारी लिस्ट चाहिए तो जाके मेरे डाउनलोड कर लो फॉर्मूला बुक, उसमें सारी की सारी एंट्रीज है। हमारा पूरा का पूरा काम ही हो जाएगा, एंड दैट विल मेक श्योर कि तुम्हें सारी एंट्रीज आती है। उसमें A to Z टोटल 20 एंट्री है, उतना याद कर लो, अपने आप सारा का सारा काम हो जाएगा।
समझ में आया? टेकिंग अ क्विक ब्रेक, कमिंग बैक इन 2 मिनट्स। हाँ जी सर, तो कंटिन्यू करते हैं। अब है ना चालू हो गया अपना नेक्स्ट पार्ट। May 23 का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब देख इसमें क्या बोला हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो इन्होंने अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो देख ले। ओवरहेड्स दिए हैं तीनों, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और इंडिकेट अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। और बोल दिया है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देख, ये क्वेश्चन ना एकदम प्योर आई ओपनर क्वेश्चन है। अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये इनकर्ड है, और ये जो है वो एब्जॉर्ब्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लिखा होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है, जो रिकवर किया है वो होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकर किया होता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 94,750 इनकर किया है, पर रिकवर सिर्फ 90,000 किया है। तो क्या हो गया, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया। इनकर ज्यादा किया, जेब से ज्यादा चला गया, पर रिकवर कम हुआ है, तो अंडर रिकवर हो गया। अंडर रिकवरी के लिए क्या करते हैं अपन लोग, माइनस। एडमिन एक्सपेंसेस 60,000 इनकर किया, रिकवर 57,000 ही किया है, तो 57,000 अंडर एब्जॉर्ब हो गया है। अंडर हो गया है क्यों, क्योंकि रिकवरी कम हुआ है, एब्जॉर्ब कम हुआ है। तो अंडर एब्जॉर्ब क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में माइनस कर देंगे। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड 55,000 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और 61,000 कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब देख क्या हुआ, 55,000 गया, पर रिकवर किया है 61,000, ओवर एब्जॉर्ब हो गया, ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होएगा, प्लस। और ओवर एब्जॉर्प्शन अगर प्लस हुआ, तो मतलब तुम कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। कितना ऐड करोगे, ओनली द डिफरेंस, सब जगह सिर्फ डिफरेंस ही करना है। यहाँ पे 4750 माइनस, यहाँ पे 3,000 माइनस, यहाँ पे 6,000 प्लस करना है, इसको ऐड कर देंगे। और ओपनिंग स्टॉक, अब देख ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इट हैज एन इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्रॉफिट। इसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है। डेबिट साइड के आइटम्स की वजह से प्रॉफिट कम होता है, क्रेडिट साइड के आइटम्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। अब ज्यादा वैल्यू कहाँ लिखा है, ज्यादा वैल्यू लिखा है कॉस्ट बुक्स में। तो कॉस्ट बुक्स में ओवर वैल्यू हो गया है ओपनिंग स्टॉक, इट इज नॉट ओवर एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स के लिए बोलते हैं, बाकी सबके लिए ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देख क्या लिखा है, ओवर वैल्यूड लिखा है कॉस्ट बुक्स में। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो एज आई सेड, ये कॉस्ट बुक्स, ये फाइनेंशियल बुक्स, तुमने ज्यादा कॉस्ट लिखा है कॉस्ट बुक्स में। ओपनिंग स्टॉक इज एज गुड एज अ कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज एज गुड एज रेवेन्यू। तो तुमने ज्यादा कॉस्ट लिखा है कॉस्ट बुक्स में, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया, तो अब बढ़ाना पड़ेगा मैच करने के लिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ये 5,000 रुपए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐड। और लास्ट में अपने पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का टेंडेंसी कैसा होता है, इट हैज द टेंडेंसी ऑफ रेवेन्यू। इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ना है, तो कहाँ देख ज्यादा लिखा हुआ है, कॉस्ट बुक्स में ज्यादा लिखा है, तो बोलेंगे क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन द कॉस्ट अकाउंट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉस्ट बुक्स में तुमने ज्यादा वैल्यू लिखी है क्रेडिट साइड पे, तो इसकी वजह से कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का कम है, तो अब माइनस करना पड़ेगा, 2,500 माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे माइनस हो, समझ में, इतना सही क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, तो सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, माय बैड। अब देख क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एक्स लिमिटेड follows non-integrated accounting system. Financial accounts of the company showed a net profit of 5,50,000 for the year ended 31st March 2022. The chief accountant of the company has provided following information for financial accounts and cost accounts. और एडजस्टमेंट्स दिए हुए, और क्या बोला है, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब अपन ने है ना, ये जो भी किया था, दैट वाज कीपिंग द कॉस्ट बुक्स एज बेस। अब अगर फाइनेंशियल बुक्स को बेस ले लिया, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन जब माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन जब प्लस होता है वहां माइनस हो जाएगा। पर अपन कुछ नहीं,
अपन कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, अपन इसको ऐसे करेंगे, ये अपन अपना नॉर्मल ही करेंगे। अपने को जो साइन आएगा ना, अपन उसका रिवर्स डाल देंगे। समझ में आ रहा है? अब कैसे? अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से, फाइनेंशियल बुक से। अमाउंट अपने को दिया हुआ है। अब ये कॉस्ट बुक्स, ये फाइनेंशियल बुक्स। देख पहला आइटम क्या दिया हुआ है, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो लीगल चार्जेस अगर फाइनेंशियल बुक्स में है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया है। तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम करने वाले थे, कम करने वाले थे ना, माइनस करने वाले थे, अब रिवर्स कर दे। तो तुम एक ही मेथड सीखो, और उसी को ही है ना, अगर कॉस्ट बुक से चालू कर रहे हो तो वो रेगुलर, अगर फाइनेंशियल बुक से चालू करोगे तो उसका ऑपोजिट। सिंपल। ठीक है। अब इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल बुक्स, मिला है डिविडेंड, पैसा मिला है। तो अब ये इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट क्या हो गया, फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया। अब अगर फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया, तो कॉस्ट बुक्स के प्रॉफिट को भी ऐड करने वाले थे, ऐड करने वाले थे ना, तो अब माइनस। नेक्स्ट देख क्या बोला है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स। तो फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा लिखा है, खर्चा लिखा है, उसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया। तो कॉस्ट बुक्स का भी प्रॉफिट कम करने वाले थे, कम करने वाले थे ना, अब ऐड कर दो, ये ऐड। उसके बाद ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट्स। ओवर रिकवरी मतलब ओवर एब्जॉर्ब। अगर ओवर एब्जॉर्ब होता है तो प्लस कर दे अपन लोग, यूजुअली प्लस कर दो, अब माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। तो फाइनेंशियल बुक्स में अपने को ये पैसा मिला है, क्रेडिट हुआ है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट बढ़ाने वाले थे, मतलब ऐड करने वाले थे ना, अब बस कर दो, माइनस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट, थोड़ा ध्यान से, हाँ ये वाला थोड़ा ध्यान से। तो कॉस्ट अकाउंट जो है, उसमें है ना क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हैज अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। तो वहां पे अगर तुमने कम लिखा है, तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया। तो अब क्या करने वाले थे, बढ़ाने वाले थे ना। अब अगर बढ़ाने वाले थे, अब क्या करोगे, उल्टा। कहाँ चला गया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन द कॉस्ट बुक्स, बराबर ना। तो कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट है ना तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया है। तो अब है ना, यहाँ पे क्या करने वाले थे, बढ़ाने वाले थे। अब तुम बढ़ाने वाले थे, उसके लिए यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है। ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट्स। ओवर रिकवरी मतलब ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया, ऐड करने वाले थे, अब माइनस कर लो। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है, ये अपनी जेब से गया है। फाइनेंशियल बुक्स में है ना, अपना प्रॉफिट जो है, उसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब अगर प्रॉफिट कम हो गया, तो तुम अपने कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट कम करने वाले थे, तो माइनस कर दे। तो माइनस करने का लिए आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। सिंपल, है ना, एज सिंपल एज दैट। बस एक बार है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तुमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू कम लिखोगे, तो प्रॉफिट कम हो गया है कॉस्ट बुक्स। तो अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम यूजुअल केस में बढ़ाते, अब माइनस कर दो, बस। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक संभाल लेना, इसमें अपने आप है ना तुम्हारा सारा आंसर है। और लास्ट में है ना, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स आ गया, फिनिश। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। और ध्यान क्या रखना, प्रॉफिट को क्या हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि तुम प्रॉफिट रिकंसाइल कर रहे हो, तो प्रॉफिट उसकी वजह से बढ़ा या कम हुआ, उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन। इज दैट क्लियर? चलो, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। वापस से सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ए 22 में आया था। इसमें देख क्या बोला हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग द कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल बुक्स आर इंटीग्रेटेड। वापस इंटीग्रेटेड बुक्स में ही पूछा है। अब सबसे पहला, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, अपन ने डिस्कस कर लिया है। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अकाउंट अपना डब्ल्यूआईपी अकाउंट है, स्टोर्स अकाउंट में से निकाल दिया, प्रोडक्शन अकाउंट मतलब डब्ल्यूआईपी अकाउंट में डाल दिया।
तो एंट्री WIP टू स्टोर्स। इनडायरेक्ट वेजेस है, एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ चार्ज होता है? देख, डायरेक्ट वेजेस कहाँ चार्ज होएगा? डायरेक्ट वेजेस चार्ज होगा तुम्हारा WIP अकाउंट में। इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो वेजेस अकाउंट से निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में डाल दिया। तो एंट्री क्या बनेगा? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस। सेकेंड। थर्ड में देख, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड है। हमेशा ध्यान रखना, ओवर एब्जॉर्ब होना इज अ फायदा फॉर यू। तुम्हें इससे फायदा हुआ है। तो अगर तुम्हें इससे फायदा हुआ है, मतलब तुम्हारा पीएनएल अकाउंट में फायदा दिखने के लिए क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, ये कंफर्म है। अब कहां से आया ये प्रॉफिट? ये फैक्ट्री ओवरहेड से आया। तो एंट्री क्या बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल क्रेडिट होना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। और अगर यही अंडर एब्जॉर्ब होता तो पीएनएल डेबिट हो जाता, है ना? तो अगर यहाँ पे तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। एडमिन ओवरहेड्स ये अंडर एब्जॉर्ब हो गया। एडमिन अंडर एब्जॉर्ब हो गया। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब लॉस है तुम्हारे लिए। ठीक है, ओवर हुआ तो प्रॉफिट, अंडर हुआ तो लॉस। तो अब लॉस है तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे अब डेबिट होना चाहिए। डेबिट होएगा पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे? वजह से ये लॉस हुआ, वो कौन सा है? एडमिन। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडमिन। और लास्ट एंट्री, डेफिशिएंसीज फाउंड इन स्टॉक टेकिंग। अब ये नॉर्मल डेफिशिएंसी है। दो तरीके की डेफिशिएंसीज होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल डेफिशिएंसी जाती है फैक्ट्री ओवरहेड में, एबनॉर्मल डेफिशिएंसी जाएगी पीएनएल में। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल है, तो अपना जो भी नॉर्मल डेफिशिएंसी का लॉस है वो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि मटेरियल अकाउंट से निकाल के फैक्ट्री ओवरहेड में डाल रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट और मटेरियल अकाउंट मतलब स्टोर्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर। एंड विद दिस अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट्स, या तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन डीएम। आई विल मेक श्योर कि तुम सारी क्वेरीज अपनी सॉल्व करके पेपर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ से अटेम्प्ट करो। Up. If you find the video useful, please make sure that you like and subscribe to the channel and कुछ कमेंट डाल के जाना ताकि मुझे भी है ना समझ में आए कि what more can I give you श्योर कि इस बार एग्जाम में एग्जाम निकले, है ना? So that's it from my end. I am signing off. I will see you in the next chapter very soon. Till then, tata, bye bye. हाँ जी सर, तो चालू कर रहे हैं अपन लोग को ना फोर्थ चैप्टर विच इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। अब सर ये चैप्टर कर ही क्यों रहे? क्योंकि देख, इसका है ना काफी सारा हिस्सा है ना मटेरियल से और कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपने पास कॉस्ट शीट का भी एक क्वेश्चन है, मटेरियल का भी क्वेश्चन है। और क्योंकि इस पूरी वीडियो में तुमने मटेरियल ऑलरेडी देख लिया है, तो इसलिए अपन लोग इसको यहीं पर ही कवर करें। अगर तुमने मटेरियल नहीं देखा है तो स्टार्ट में जाके देख लो। इट इज ओवर देयर, इट इज अ फर्स्ट टॉपिक। अब अगर तुमने वीडियो यहीं से ही चालू किया है तो मैं तुम्हें बता दूं अपन लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वी आर डूइंग द 6 PYQ। पिछले 6 अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जिस भी चैप्टर वाइज अपन ने PYQ बनाई है। और इसका एक ही पर्पज है, कॉन्फिडेंस मैटर्स। अगर तुम स्टार्ट से देखते आ रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम 2 बार 3 बार सुन चुके हो। एक बार और सुन लो। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज मेक श्योर यू मेक पुट डाउन अ लाइक, अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द पार्ट 2 एंड द पार्ट 3 कमिंग अप वेरी सून। इतने टाइम में तो ऑनेस्टली खुद भी मान ले, इतने कम टाइम में है ना, तुमसे भी ये पूरा नहीं हो पाता। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू गो इन विद कॉन्फिडेंस एंड मेक श्योर कि तुम्हारा सक्सेस होने श्योर हो जाए, तुम्हें एग्जामिशन इस आए। एंड दैट बीइंग सेड, अपन लोग चालू कर रहे हैं इस चैप्टर को। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2। फटाफट से खत्म कर लेते हैं और देखते हैं क्या बोला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आया था नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 1A। अब क्या बोला है देख। A Limited is a pharmaceutical company which provides vaccines for diseases like monkeypox, COVID-19, and chickenpox. A distributor has given an order for 1600 monkeypox vaccine.
ऑर्डर आया 1600 वैक्सीन का, 1600, एंड द कंपनी कैन प्रोड्यूस ओनली 80 वैक्सीन एट अ टाइम। ये बेसिकली तुम्हारा बैच साइज है। और बोला गया है टू प्रोड्यूस प्रोसेस अ बैच ऑफ 80 मंकी पॉक्स वैक्सीन, फॉलोइंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड। एक बैच जो 80 यूनिट का है, तुम्हें 80 यूनिट के लिए ये खर्चा लगेगा, मटेरियल का, लेबर का एंड लैब सेटअप कॉस्ट। एक लैब सेटअप कॉस्ट ना फॉर अ वैक्सीन कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। So this will be considered your direct expense। अपन लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान के लिखेंगे। और बोला क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज चार्ज इन ईच बैच फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और लास्ट में बोला है कंपनी वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन द सेल वैल्यू। मांगा गया है टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ 1600 वैक्सीन और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द वैक्सीन। बहुत सिंपल रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिक्वायर्ड। फटाफट देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देख, सबसे पहला काम तो अपन को ये करना पड़ेगा कि अपने को ये एस्टैब्लिश करना है कि इफ इन वन बैच, एक बैच में 80 वैक्सीन होते हैं, अपने से 80 वैक्सीन बनेंगे, तो 1600 वैक्सीन के लिए, 1600 वैक्सीन के लिए कितने बैचेस लगेंगे? कितने बैचेस लगेंगे? लगेंगे तुम्हें 20 बैचेस। तो यू आर डूइंग दिस एंटायर एक्सरसाइज फॉर 20 बैचेस। एक बैच में तो 80 बन रहे, तो 1600 बैच यूनिट्स बनाने, तो कितना बैचेस जाएगा? अपने को जाएगा 20 बैच, 20 बैचेस इन ऑल। तो अपन लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट 20 बैचेस की। अब देख, जो भी एक्सपेंसेस दिए हुए थे वो एक बैच का था, तो 20 बैचेस का कितना होगा? 20 बैचेस का कितना होगा? तो मटेरियल एक बैच का 4250 इंटू 20, लेबर 500 रुपए एक बैच का इंटू 20, एंड द डायरेक्ट एक्सपेंस जो अपना सेटअप का कॉस्ट है 1400 रुपीज है एक बैच का इंटू 20। ये तीनों ऐड करेंगे, अपने को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। और अब इस प्राइम कॉस्ट को अपन लोग ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला था? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जो भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 20%, 10,000 का 20% ओवर हियर 2,000 रुपए हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। और ये हो गया अपना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे 20% अपने को वापस से ऐड करना है फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन। तो 1,25,000 का 20%, 25,000 वो, दिस बिकम्स आर टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट शीट की भाषा में इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुला सकते हो। तो टोटल कॉस्ट आ गया 1,50,000। और उन्होंने क्या बोला हुआ है अपने को कि उनको प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, एड प्रॉफिट, एड टू गेट सेल्स। अपन लोग सेल्स को 100 मानेंगे, क्यों? कि प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। तो 100 अगर सेल्स माना है, 25% ऑफ दैट मतलब प्रॉफिट हो गया 25, मतलब कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। आप तो क्या सर, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इफ 75 इज 1,50,000, तो 100 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपने को सेल्स आ गया 2 लाख। बट दैट द सेल्स वैल्यू ऑफ 1600 वैक्सीन। अपने को पूछा है वैक्सीन का पर वैक्सीन भी, तो 2 लाख रुपए फॉर 1600 वैक्सीन। तो एक वैक्सीन का इज वन, एकदम बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। मटेरियल, लेबर, ओवर, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। लेबर का 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। और उसके ऊपर 20% ऐड करेंगे फॉर सेलिंग, एडमिन, तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स वो क्या है, उसके ऊपर अपने को प्रॉफिट ऐड करना है। बट प्रॉफिट बोला गया है 25% ऑन सेल्स, अपन सेल्स को 100 अज्यूम कर रहे हैं, प्रॉफिट हो जाएगा 25, कॉस्ट हो जाएगा 75। और अपन लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को आ जाएगा टोटल सेल्स वैल्यू, जिसको डिवाइड करेंगे अपन लोग नंबर ऑफ यूनिट से टू गेट द सेलिंग प्राइस। कितना होगा? 6। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर, जुलाई 2021।
क्वेश्चन 1C। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो ईबीक्यू पे है, पर वेरी सिमिलर टू ईओक्यू। तुम्हें पता ही है ईओक्यू और ईबीक्यू दोनों बहुत सिमिलर है। अब यहाँ पे आके देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। बोला है AUX लिमिटेड हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 60,000 कोविड-19 वैक्सीन। तो ये तो क्या हो गया अपना एनुअल डिमांड। द कस्टमर प्रेफर्स टू ऑर्डर इन द लॉट ऑफ 15,000 वैक्सीन पर ऑर्डर। ये अपना करंट रन साइज है। करंटली अपन 15,000 वैक्सीन उसको बना के दे रहे। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन इज 5,000। ये अपना पर यूनिट रेट हो जाएगा। एंड द सेटअप कॉस्ट इज 4,800। ये अपना बैच सेटअप कॉस्ट हो गया। अब बैच सेटअप कॉस्ट आने के बाद फाइनली अपने को बोला है कैरिंग कॉस्ट इज 12 पर वैक्सीन पर मंथ। अपने को पूपा चाहिए होता है कैरिंग कॉस्ट। ये जो है वो पूपम है। तो अपने पास पूपम है, PUPM इंटू 12 कर लेंगे तो अपने को पूपा आ जाएगा। ठीक है। और बोला है फाइंड मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। बेसिकली ईबीक्यू पूछा है। ईबीक्यू के लिए सेम आइटम्स चाहिए जो ईओक्यू के लिए चाहिए। रूट चाहिए, टू चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बदले सेटअप कॉस्ट चाहिए। सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है और डिवाइड करेंगे सीसी ऊपर से। तो यहाँ पे देख ले, ये है फॉर्मूला। 2 into 60,000 एनुअल डिमांड दे दिया था और सेटअप कॉस्ट भी दे दिया था 4,800। और पूपा अपने पास पूपम था। 12 रुपीज वॉज पूपम इंटू 12 मंथ्स। तो ये आ गया अपने पास पूपा एंड दैट इज योर ईबीक्यू। अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है। एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी इनकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 15,000 वैक्सीन इन अ बैच। ये अपने ने इन डेप्थ अपनी इस वीडियो में शुरुआत में किया है, वही चीज कर रहे हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढेंगे, टोटल कॉस्ट ढूंढेंगे एट ईबीक्यू और टोटल कॉस्ट ढूंढेंगे करंट सिचुएशन में भी। तो ईबीक्यू है अपना 2,000 यूनिट। तो सबसे पहले टोटल सेटअप का कॉस्ट कितना लगेगा। अपने को टोटल 60,000 यूनिट्स बनाने हैं। एक बार में तो सिर्फ 2,000 यूनिट बना रहे, तो कितनी बार सेटअप करना पड़ जाएगा। एक बार में 2,000, टोटल चाहिए 60,000। कितने सेटअप्स। तो अपने को सेटअप लगेंगे यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाई 2,000, 30 सेटअप्स लगेंगे। और हर सेटअप 4,800 रुपए का है। एवरी सेटअप इज 4,800 रुपीज। तो अपने को यहाँ पे कॉस्ट आ गया। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे इट विल बी द सेम एज ईबीक्यू, सेम ईओक्यू वाला लॉजिक। कैरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल सेटअप कॉस्ट। तो वो है ना बिना सोचे समझे सेम छाप के आ जाना। ठीक है, दैट इज द डीएनए ऑफ द फॉर्मूला। तो बिना सोचे समझे सेम टू सेम लिख के आ जाइयो। ये आ गया 1,44,000। तो टोटल कॉस्ट अभी है 2,88,000। अब आ जाओ राइट साइड में। मतलब अगर अपन लोग 15,000 का रन साइज करते हैं तो अपने को सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा। पूरे साल में 60,000 यूनिट चाहिए। एक बार में 15,000 यूनिट्स कर रहे हैं। पूरे साल में 60,000 यूनिट चाहिए। एक बार में 15,000 यूनिट कर रहे हैं, मतलब 4 सेटअप लगेंगे। ओनली एंड ओनली 4 सेटअप्स। और एक सेटअप है 4,800 का। तो टोटल 19,200 वो हो गया। और कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा। एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसी पूपा। अब सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा। हाफ ऑफ द रन साइज। जो भी तुम्हारा रन साइज है 15,000 का हाफ। तो 7,500 इंटू सीसी पूपा विच इज 12 इंटू 12 मंथ्स। ये करोगे तो तुम्हें टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब इन दोनों टोटल कॉस्ट में जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है दैट इज द डिफरेंस। सेम लाइक द मटेरियल का ईओक्यू क्वेश्चन। कोई फर्क नहीं है, कभी भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला का डीएनए है। आर 6 PYQ इन 11 एंड ये सिर्फ मेंटल ब्लॉक है, दिमाग का यूज करने में बहुत टाइम जाता है। आई विल हेल्प यू ब्रेक योर मेंटल ब्लॉक टू मेक श्योर यू गो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन द पेपर। एंड उसके लिए बस थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, लाइक सपोर्ट और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, अगर मेरी तरफ से कुछ और भी बन सकता है, अगर तुम और उम्मीद करते हो तो प्लीज बताओ कमेंट में क्या और चाहिए। आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि तुम्हें
बट इस एग्जाम को that's it from my end. I will see you in the next chapter, in the next part of the PYQ series. Till then, tada, bye.